साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से जतन इन होम एकेडमी चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मौर्य राजवंश का राजनीतिक इतिहास पढ़ा था। आज हम मौर्य प्रशासन और भारतीय संस्कृति के प्रति मौर्य वंश का योगदान पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चाणक्य, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी था, उनके द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्य काल की राजनीतिक और राज प्रबंध के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि अर्थशास्त्र मुख्यतः शासन की व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित अर्थात राजनीति की पुस्तक है। अर्थ यहाँ पर इकोनॉमिक्स से न लेकर पृथ्वी से लिया गया है, अतः पृथ्वी पर शासन करने के नियमावली इसमें शामिल है। कौटिल्य ने लौह विजय के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी इसी पुस्तक में किया है। इसमें 15 अध्याय माने जाते हैं। अर्थशास्त्र में ही वार्ता शब्द का अर्थ है कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। इन तीनों कर्मों को शूद्र का धर्म बताया गया है। मौर्य काल में ही पहली बार केंद्रीकृत अखिल भारतीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। सत्ता का इतना केंद्रीकरण होने के बावजूद राजा में हमें निरंकुशता देखने को नहीं मिलती। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं और यही उनका साप्तांग सिद्धांत भी कहलाता है। उन्होंने राज्य के 7 अंगों में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना तथा मित्र को शामिल किया है। राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति उसके चरित्र की भली भांति जांच करके की जाती थी और यह प्रक्रिया मौर्य काल में उपधा परीक्षण कहलाता था। यह 4 प्रक्रिया 4 तरह से किया जाता था: धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा और भयोपधा। धर्म का सहारा लेकर, अर्थ अर्थात पैसे का सहारा लेकर, काम अर्थात सौंदर्य का सहारा लेकर और भय अर्थात डर का सहारा लेकर किसी व्यक्ति के चरित्र की परख की जाती थी और उसी के पश्चात उसको मौर्य काल में प्रशासन में शामिल किया जाता था। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषा मंत्रिण भी होता था, जो कि एक तरह से मंत्री परिषद था। केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो हमें अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है और इन 18 विभागों के जो मंत्री थे इनको हम महामात्र कहते हैं। 18 विभागों का जो नाम हमें मौर्य काल में मिलता है वो है तीर्थ। यहाँ विभागों को तीर्थ कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मंत्री थे, तीर्थ थे, वो थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। इसके अतिरिक्त कुछ पद हैं जिनका कार्य हम देखेंगे। समाहर्ता का कार्य था राज्य के राजस्व का एकत्रीकरण, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक रूप से बजट का तैयार करना। दूसरा पद है सन्निधाता, जो कि कोषाध्यक्ष के रूप में मौर्य काल में पद पर आसीन था। विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाने का काम सन्निधाता किया करता था। अर्थशास्त्र में इन्हीं पदों के समान हमें 26 विभाग अध्यक्षों का नाम मिलता है, जैसे सीताध्यक्ष जो कृषि का काम देखता था, सीता भूमि का अर्थात राजकीय भूमि का काम देखता था, पण्याध्यक्ष व्यापार का काम देखता था, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का काम देखता था, लूणाध्यक्ष जो बूचड़ खाने का काम देखता था और चारागाह से संबंधित काम विविताध्यक्ष नाम का व्यक्ति कर्मचारी देखता था। मुद्रा जारी करने का काम लक्षणाध्यक्ष करता था और आठविक कर्मचारी वन विभाग का प्रमुख कहलाता था। मौर्य काल में युक्त, उपयुक्त, महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। प्रांतीय प्रशासन की अगर बात करें तो अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का हमें उल्लेख मिलता है। ये 5 प्रांत कौन कौन से थे? पहला है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा है अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। तीसरा है कलिंग, जिसकी राजधानी है तोसली। चौथा है दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी है सुमनगिरी और 5वां है मध्य देश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। प्रांतों का जो शासन था वो राजवंशीय कुमार अर्थात राजा के पुत्र वगैरह या रिश्तेदार करते थे। प्रांत विषयों में विभक्त थे जो विषयपतियों के अधीन थे और जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक कहलाता था जो समाहर्ता के अधीन होता था। ये समाहर्ता वही है जो कि राजस्व का कामकाज देखता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गो कहलाता था, जो कि
10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक एक महत्वपूर्ण अधिकारी भी होता था, जो कि स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्य की जांच करता था। नगर प्रशासन को अगर हम देखें तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों वाली, जो कि 5 समितियों में विभक्त थी, 6 सदस्य एक समिति में थे, वे करते थे। पहली समिति थी जो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी, दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करती थी, तीसरी समिति जन्म मृत्यु का पंजीकरण करती थी और चौथी समिति व्यापार वाणिज्य को संभालती थी। 5वीं समिति विक्रय अर्थात बाजार की जो गतिविधियां हैं उनका देखरेख करती थी और 6ठी समिति बिक्री कर के रूप में कर वसूली करती थी, जो कि 10वां भाग निर्धारित था। मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था और संचार या सच्चर भी इसका नाम देखने को मिलता है। ये 2 प्रकार के गुप्तचर थे। संस्था का मतलब है जो एक जगह स्थायी रूप से रहकर गुप्तचरी का काम करते थे, और संचार का मतलब है जो अस्थायी रूप से घूम घूम कर गुप्तचरी का काम करते थे। हमें मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय देखने को मिलते हैं। पहला है धर्मस्थनीय और दूसरा है कंटक शोधन। इन दोनों के कार्य डिवाइडेड थे। धर्मस्थनीय दीवानी संबंधी मामलों को देखता था, जबकि कंटक शोधन फौजदारी मामलों को देखता था। शक शासक रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वेश्य की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो कि लोक कल्याण का और जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमें देखने को मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में 7 वर्गों का उल्लेख किया है। ये 7 वर्ग कौन कौन से हैं? दार्शनिक, किसान, सैनिक, पशुपालक, निरीक्षक, मंत्री और शिल्पी। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेगास्थनीज भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मेगास्थनीज के अनुसार, यह महत्वपूर्ण है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। भृगकच्छ और ताम्रलिप्ति मौर्य काल में 2 प्रमुख बंदरगाह थे जिनके माध्यम से व्यापार वाणिज्य संपन्न किया जाता था। अगला बिंदु है चांदी के सिक्कों को मौर्य काल में कारशापण या धरण कहा जाता था और तांबे के सिक्के को माश्क कहते थे। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि माश्क, कारशापण किस काल के सिक्के कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि तक्षशिला, जिसके शिक्षक चंद्रगुप्त के भी शिक्षक थे चाणक्य, यह विश्वविद्यालय इस काल में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। मौर्य प्रशासन के पश्चात हम कुछ कारणों का अवलोकन करेंगे जिनके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी। किसी भी सुदृढ़ साम्राज्य को संभालने के लिए सुयोग्य और मजबूत उत्तराधिकारी चाहिए होते हैं, और यही मौर्य साम्राज्य को नहीं मिला कि अशोक के पश्चात जो उत्तराधिकारी बैठे, संप्रति कुणाल, दशरथ, वे इतने बड़े साम्राज्य को ढंग से संभाल नहीं पाए और इसीलिए पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरी बात है कि इस काल में उत्तराधिकार के निश्चित नियमों का अभाव था। जैसा कि हम देखते हैं कि अशोक स्वयं भी अपने 99 भाइयों के साथ 273 से 269 बीसी में अर्थात 4 वर्षों तक उत्तराधिकार संघर्ष के पश्चात मौर्य साम्राज्य का शासक बनता है। तो हमें यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात देखने को मिलती है कि यहाँ पर किसी प्रकार के निश्चित उत्तराधिकार के नियम नहीं थे। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिए जाने के कारण एक प्रकार से ब्राह्मणों में असंतोष व्याप्त था, और जैसे ही अशोक के पश्चात कमजोर शासक हुए, ब्राह्मणों ने अपने असंतोष को पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से निकाल दिया। नौकरशाही का अति केंद्रीकरण भी एक मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। कुछ विद्वान यहाँ तक कि अशोक की धम्म नीति को भी इस साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं। तो किसी एक कारण की वजह से इतने बड़े साम्राज्य का पतन नहीं हो सकता। अनेकानेक कारणों ने सम्मिलित प्रभाव डालकर साम्राज्य के पतन का रास्ता प्रदर्शित किया। अगला बिंदु है हमारे पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग मौर्य साम्राज्य द्वारा भारतीय संस्कृति को योगदान। पहला योगदान है राजप्रसाद। हमें भारतीय संस्कृति में पहली बार स्थापत्य के वैभव की सूचना मिलती है मेगास्थनीज और कौटिल्य के ग्रंथों से मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी और इसके इर्द गिर्द 4 दीवारी लकड़ी की बनाई गई थी, अर्थात इसके चारों ओर एक ऐसा व्यक्तियों, चिट्ठियों को माध्यम बनाया था। लेकिन अशोक ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए स्तंभों का प्रयोग किया और ये स्तंभ साधारणतया अशोक की लाट के नाम से प्रसिद्ध हैं। हमें इन स्तंभों पर अधिकांशतया पशुओं की आकृतियां
देखने को मिलती हैं। पूरी विश्व कला के इतिहास में मौर्य स्तंभों जैसे स्तंभ अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये एक तो एकाश्म स्तंभ हैं, उच्च कोटि के स्तंभ हैं, पॉलिश युक्त हैं, विशाल हैं, बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इनका आकार और इनकी अवधारणा के अंतर के बावजूद इन पर हमें अखमनी प्रभाव देखने को मिलता है। स्तंभों के अंतर्गत ही सारनाथ स्तंभ एक महत्वपूर्ण अशोक का स्तंभ है, जो कि गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित है। हमने पूर्व में भी देखा था कि इस पर 4 सिंग पीठ से पीठ सटाए हुए और चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए हैं। इसमें महाधर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं और सिंगों के नीचे की फलक पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं और साथ ही 4 पशुओं का इसमें हमें अंकन देखने को मिलता है। 4 पशु, अगर दोस्तों आपने पिछला वीडियो देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि वो 4 पशु कौन कौन से हैं। और सारनाथ स्तंभ की इतनी महत्वपूर्ण विशेषताएं होने के कारण ही भारत सरकार ने इसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शामिल किया है। गुफाओं के रूप में तीसरा सांस्कृतिक योगदान है मौर्यों के द्वारा कि अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा डाली। इन्होंने बिहार में नागार्जुन और बाराबर की पहाड़ियों को काटकर निग्रंथों और साधुओं अर्थात आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया। कर्ण, सुदामा, चौपड़, विश्व झोपड़ी इत्यादि अनेकानेक गुफाओं की इन्होंने साधुओं के लिए व्यवस्था की ताकि वो अपना जीवन यापन ढंग से कर सके। अगला महत्वपूर्ण योगदान है चैत्य, स्तूप और विहार। ये अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति आस्था को व्यक्त करते हैं। चैत्य जहां बौद्ध धर्म की पूजा और आराधना के केंद्र थे, वहीं स्तूपों में बुद्ध या फिर उनके दूसरे अवतारों की अस्थियों पर बनाई गई समाधियां थी, ये भी पूजा के केंद्र थे। और विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान थे। मूर्तिकला शैली का प्रारंभ हो गया था। हालांकि मौर्योत्तर काल में ये शैलियां अपने विकास को प्राप्त करती हैं, लेकिन आधार इनका मौर्य काल में ही शुरू हो गया था। पहला है गांधार शैली। पाकिस्तान के गांधार प्रांत में जन्म हुआ इसका। ये वर्तमान में अफगानिस्तान में है। हिंद यूनानी कला भी इसको कहते हैं। इसके विषय भारतीय हैं किंतु शैली यूनानी है। भूरे या सलेटी रंग के पत्थरों का इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण शैली है मथुरा शैली। मथुरा में इसका जन्म हुआ है। ये स्वदेशी है। लाल पत्थर का प्रयोग किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों गांधार और मथुरा शैली में पत्थरों के अंतर को लेकर प्रश्न पूछा जाता है तो मथुरा मतलब लाल पत्थर। इसमें विशाल व सिंहासन युक्त मूर्तियां हैं। तीसरी महत्वपूर्ण शैली है अमरावती शैली। आंध्र प्रदेश में इसका जन्म हुआ है और संगमरमर और आभूषणों की इसमें प्रधानता है। तो यहाँ पर ही हमारा मौर्य साम्राज्य से संबंधित बिंदु समाप्त होता है। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने रिव्यूज, फीडबैक जरूर बताइएगा। आपके द्वारा दिए गए सुझावों से हम अपने वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।